अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द आफ्ताब पॉलिटिकल। आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता कह लें जुनैद मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है, आपके व्यूअर्स का भी हम सलाम करते हैं और नमस्कार करते हैं। आज हम और इम्तियाज़ भाई साथ में इसलिए हैं क्योंकि आज का चर्चा बहुत ही खास होने वाला है और आज हम बात करेंगे मोकामा और गोपालगंज के चुनाव पर। बिल्कुल बिल्कुल, जो बिहार में वो 2 सीटों पर उपचुनाव के जो बिगुल बज चुका है बिहार में, तो सरगर्मी सियासत के तौर पर देखा जाए तो वो वर्चस्व काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोनों सीट पे। और माहौल क्या रहेगा इसके बारे में सोशल एक्टिविस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं और क्या माहौल रहता है वे पूरी बाखूबी तरीके से बताएंगे। जुनैद भाई, मोकामा और गोपालगंज के चुनाव पर आप क्या कहेंगे? जहाँ तक गोपालगंज की चुनाव की बात है, अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो 1995 से पहले वहाँ पे कांग्रेस शासन की है सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर 1995 में आइए तो आरजेडी का राम अवतार ने वहाँ से जीता था इलेक्शन। उसके बाद फिर 2000 में अगर आप देखिएगा तो 2000 में साधु यादव फिर आरजेडी से जीते थे। फिर 2005 की चुनाव में वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट को मिला था, राजू नाम करके, रियाजुल हक राजू, तो उनको टिकट मिला था, वो फरवरी में जीत के आए थे। उसके बाद से पूरा वर्चस्व बीजेपी का वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बना हुआ। वहाँ के समीकरण को अगर अच्छा से देखा जाए, पूरा जातीय समीकरण और रिलीजियस समीकरण, धर्म का समीकरण देखा जाए तो जातीय समीकरण अगर अच्छा से देखा जाए तो आपको क्षेत्रीय वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, क्षेत्रीय और वैश्य, जो जिसको देखते हुए आरजेडी ने अपना वैश्य से ही कैंडिडेट डाला है, जो गुप्ता प्रसाद मोहन प्रसाद गुप्ता है। आरजेडी से मोहन प्रसाद गुप्ता है। और वहाँ पे चारकोनीय मुकाबला होने की संभावना ज़्यादा लग रही है, क्या कि वहाँ पे साधु यादव का भी बहुत बड़ा वर्चस्व बना हुआ है और इस बार एमआईएम भी बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पे बन के उभर रहा है। बहुत ही बड़ा फैक्टर। हमको लग रहा है कि ये कम से कम तो मुस्लिम वोट एक तरफा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है मुस्लिम वोट किधर जाएगा? जहाँ तक वहाँ पर मुस्लिम वोट का सवाल है तो तीसरा पोजीशन पर मुसलमान का वोट वहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद से फिर SC ST का वोट है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो 50% के करीब आता है, जो साधु यादव का एक परिपक्व वोट हो सकता है। लेकिन आरजेडी का भी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आरजेडी को भी माना जाता है कि दबी कुचले की आवाज़ है। लेकिन अगर जब 2014 से आप अगर उठा के देखिएगा तो 2014 से सबसे ज़्यादा ये SC ST का वोट को बीजेपी ने अपने तरफ कन्वर्ट किया। तो और बीजेपी का जो कैंडिडेट कुसुम देवी, तो वो सुभाष सिंह की वाइफ है, जो सुभाष सिंह जिसका देहांत हो गया है। तो वो उनका बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो क्षत्रिय समाज से आती है और उनके देहांत होने के कारण भी उनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला आरजेडी और वर्सेस बीजेपी तो होने वाला है, लेकिन ये दोनों बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। एक तरफ एमआईएम फैक्टर बन जाएगा आपका और एक तरफ साधु यादव, क्योंकि साधु यादव इसे पिछला इलेक्शन में 36,000 वोट से मात्र हारे थे। वो वहाँ पे बताया जा रहा है कि साधु यादव पिछले बार दूसरे नंबर पर थे। हाँ, दूसरे नंबर पे 36,000 वोट से हारे थे और वहाँ पे कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतारे थे, आसिफ गफूर करके नाम करके, तो उनको मात्र 36,000 वोट आया था। तो उसी को देखते हुआ ये आरजेडी वाले ने अपने क्षेत्रीय समाज से ही किसी को डाला है, ताकि टक्कर बहुत अच्छी तरह से टक्कर हो। और जहाँ तक एमआईएम का सवाल है तो एमआईएम का वहाँ पर देखा जाए तो एक गठबंधन, ये जो संगठन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत वहाँ पे है नहीं, लेकिन अख्तरुल इमाम भी चाहते हैं कि वहाँ पे मेरा संगठन उरूज पहुँचे और अच्छा से हो, ताकि नेक्स्ट विधानसभा में अच्छा कर सके। तो ये अगर वहाँ पे आसद साहब आके स्पीच देते हैं ज़्यादा, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है, जो कहीं ना कहीं तो आरजेडी को भी डैमेज कर सकता है। अगर साधु यादव डैमेज करते हैं इसको, बीजेपी को डैमेज करना है, मतलब बीजेपी SC ST वोट को अपने तरफ कन्वर्ट करते हैं, तो नो डाउट आरजेडी को बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। लेकिन अगर SC ST वोट अगर एक तरफा कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत बड़ा दिक्कत होने वाली बात है। और एमआईएम तो बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पर बनने वाला है, ये नो डाउट वहाँ पर। तो बताया जाता है कि जब से AIMIM के 4 विधायक राजद में शामिल हुए तब से AIMIM वालों ने मन बना लिया कि अब कोई भी उपचुनाव हो, कहीं भी हो, तो हम जो है कि अपना प्रत्याशी उतारेंगे। चाहे तो मोकामा हो, तो मोकामा में इसलिए नहीं उतारे क्योंकि उनके वहाँ प्रत्याशी कोई संगठन मजबूत नहीं था, लेकिन गोपालगंज में थोड़ा मजबूत था और इसके लिए AIMIM ने
प्रत्याशी उतार रही है। हाँ, तो ये वहाँ पर क्या है कि मोकामा में तो इन लोग का कोई बहुत बड़ा कुछ गठबंधन भी ये नहीं है, संगठन भी नहीं है, लेकिन वहाँ गोपालगंज में एक बहुत बड़ा अक्सरियत मुसलमान का पाया जाता है, बहुत अच्छा लेवल में मुसलमान वहाँ पे उस गोपालगंज विधानसभा में क्षेत्र में। तो अख्तर साहब ने सोच रहे हैं कि इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार हम अच्छा चांस मार सकते हैं और उपचुनाव में एक बहुत बड़ा टक्कर दे सकते हैं, जिससे कि दूसरे दलों को एक ठेस पहुँचे और समझ में आए कि नहीं, एएमआईएम भी कोई बहुत बड़ी पार्टी है, मतलब एक आपको टक्कर दे सकती है, आपको जीत नहीं सकती है तो आपको हरवा ज़रूर सकती है। इस चीज़ का दर्द दे सकते हैं, क्या कि उनको खुद दर्द मिला हुआ है, 4 विधायक तोड़े हैं तो वो दर्द का हो सकता है कि यहाँ पे वो अपना पूरा ये ले सकते हैं, उनका बदला ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर वहाँ पर बन सकता है। लेकिन वहाँ पर जो जिस तरह से ये अपना कैंडिडेट डाले हैं आरजेडी वाले, ये बहुत तगड़ा कैंडिडेट है, क्या कि वैसे समाज से सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय समाज का वहाँ पे वोट पाया जाता है, तो बहुत बड़ा कांटे की टक्कर होने वाली है। लेकिन साधु यादव भी खेल बिगाड़ सकते हैं। तो जैसा कि जुनैद भाई ने पूरा डिटेल्स के साथ बताया, अब आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि माहौल क्या है गोपालगंज और मोकामा के अंदर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जुनैद भाई जैसा कि बता चुके हैं कि एमआईएम का जो है ना शुरू से ये इनका एकदम विश्लेषण सटीक है, मैं सहमति जताता हूँ। मोकामा में तो चूँकि इनका संगठन है नहीं, तो ये तो एकदम समझ जाइए कि एकदम उनके लिए बैकवर्ड हो गया, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। लेकिन ये इन्होंने सही कहा है कि इस बार जो है ना वो भापना चाहते हैं ज़मीनी स्तर से कि मेरा कम से कम पकड़ कितना है, और ये दिखाना चाहते हैं उन सेकुलर पार्टियों को जो 4 विधायक को तोड़ करके लेके गए हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से गए हैं जिस संगठन जिस दल में, तो उनको ये बताना चाहते हैं बिहार प्रदेश के एमआईएम के अख्तरुल ईमान कि नहीं, हम कम से कम इस बार नहीं जीतेंगे, तो कम से कम इस बार खेल बिगाड़ने के आपका जो है ना काम करने का वो काम करेंगे और आपको एक मैसेज देने का काम करेंगे, और आपके साथ साथ उन दलों को मैसेज देना चाहेंगे जो एकदम मुसलमानों को वोट को जो है ना समझ सकते हैं कि एकदम जो है ना बेकार समझता हो, कोई वैल्यू नहीं देता हो। आप देख लीजिए, हर एक समाज का हर एक बंदा कहीं ना एक नेता है, हर एक समाज का है, हर समाज का नेता है। लेकिन बिहार में कौन है भाई नेता? कौन उभर करके आ रहे हैं नेता? कोई है नहीं है। तो इसलिए अख्तरुल ईमान जो है ना वो एकदम इस बार जो है ना, और देखिए मुखिया जो रहे हैं सलाम असलम जो रहे हैं, उनका पकड़ उतना नहीं है भाई साहब। मुखिया कैंडिडेट का ज़्यादा 15,000 20,000 25,000 ज़्यादा कह सकते हैं, तो समझ रहे हैं ना। तो विधायकी का 15,000 20,000 में कोई चुनाव परिणाम का घोषणा नहीं हो जाता है। कम से कम 40+ के लगभग आपके वोट परसेंटेज दिखाने पड़ते हैं, या फिर काउंटिंग में कह सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि कम से कम तो लगता है कि इस चुनाव से लोकसभा का जो है रेशियो निकलेगा। मैं अभी वहीं पे आ रहा था कि 24 चुनाव का भी जो है ना सरगर्मी तेज हो गया। चूँकि बिहार सूबे के मुख्यमंत्री जी है ना, सब दल को दिल्ली बम्बई गोवा जहाँ जहाँ जाना था ना इनको समेट लिए, भ्रमण कर लिए हैं, लेकिन एमआईएम को पूछा नहीं है। तो एमआईएम वाला को जो है ना झटका लग रहा कि सबको तो पूछ रहा है, सबको तो दावत दे रहा है, लेकिन हमको दावत नहीं दे रहा। तो ये समझ जाइए कि बिहार सरकार को और महागठबंधन को जो है ना ये चैलेंज दे रहे हैं एमआईएम, ये सीट उतार करके ही समझ कैंडिडेट दे करके। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।